हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, अच्छे अच्छे सवाल लगाने में। ठीक है, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हनुमान सर पर। और आज की क्लास, कल भाई क्या हुआ था कि लाइट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी क्लास में, बीच में ही क्लास रुक गई थी। तो उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और जो सवाल रह गए थे उनको करने के बाद आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो होगा कि प्रतिशत में वृद्धि या कमी, है ना, वृद्धि या कमी कैसे करते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से उस चीज़ को मैं समझाऊंगा और आज के बाद उस चीज़ में आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर क्लास अपनी, और बैठ जाइए पेन कॉपी निकाल के अपनी। और जो सवाल था वो आपकी स्क्रीन पे पहुंचने वाला है। चलो सवाल को पढ़ो भाई अच्छे से। ये सवाल था 18 नंबर जो सवाल है हमारा, क्या कह रहा है कि एक संख्या के 44% में उसी संख्या के 33% का ना, सबसे पहले है ना भाई क्या कहा उसने कि एक संख्या के 44% और उसी संख्या के 33% का अंतर, एक संख्या दे रखी है ना, एक संख्या है जिसके 44% और उसके 33% का अंतर जो है वो 286 दे रखा है। कितना दे रखा है? 286 दे रखा है। और पूछा है उस संख्या का 54% बताइए। तो उस संख्या का 54% क्या होगा, ये इस सवाल में पूछा है। आप कहोगे जी सर। ठीक है, अब देखो भाई, अब संख्या माने हम x y, ये कुछ नहीं मानना हमें। ठीक है, कुछ नहीं मानना। आपको क्या कहा है कि उसी संख्या का 44% और उसके 33% का अंतर 286 है। जब प्रतिशत में बात चल रही है तो प्रतिशत में ही सोल्व करेंगे। अरे बताओ, संख्या का 44% और 33%, दोनों के बीच में अंतर कितने का है? अरे 11% का नहीं है मेरे दोस्त, है भाई, 11% का नहीं है। उसने कहा कि संख्या का 44% और उसके 33% का अंतर, तो 44% निकालें उस संख्या का, 33%, उनके बीच में जो अंतर होगा वो 11% का तो होगा, है मेरे भाई। उस मूल संख्या का जो होगा उसके 11% के बराबर होगा जो मूल संख्या होगी। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ये चीज़ 11%, है ना, 11%। लेकिन सवाल में क्या दिया है? अंतर 286 दिया है। आप कहोगे जी सर, 11% की वैल्यू 286 दी है तो 100%, ओवरऑल जो संख्या होती है हमारे पास 100% होती है। तो ये देखो ये कितना गुना होगा, 11 दूनी 22, 11 छिंग 66, है भाई। 11% की वैल्यू 286 थी, कितना गुना है भाई? ये 26 गुना है। तो 100% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 100% भी कितना गुना होगी? 26 गुना होगी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो 2600 आ जाएगी हमारे पास। कितनी आएगी भाई? 2600 आ जाएगी। ठीक है, तो वो मूल संख्या क्या है भाई? 2600 है। और उस संख्या का उसने क्या कहा है कि 54% बताना है। तो उस संख्या का 54% आपको निकालना है, 54% आपको निकालना है, 54% आपको निकालना। तो 54% निकालेंगे तो देखो भाई, प्रतिशत से 2 जीरो गए, बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है भाई, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपकी। तो 6 चौके 24, देखो मैं यूनिट डिजिट की यूनिट डिजिट में करता हूँ, 4 यूनिट डिजिट आएगा। कितना आएगा भाई? 4 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन बी ऑप्शन तो हमारा देखते ही बाहर हो गया, 4 नहीं होगा। लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट 4 है। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है ना, तो हम कर लेंगे। 26 चौका 104 होता है, 10 26 5 130, 10 कितना होगा भाई? 26 चौका 104, सॉरी 4 आएगा उसका। ठीक है, 10 बच गया, 26 5 130, 10 कितना होगा? 140। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1404 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया? ये नॉर्मल सा सवाल था, इजी सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, लगाओ भाई अगला सवाल लगाओ। मैं इसको हटा देता हूँ, नोट करना है, नोट कर लेंगे आप, वीडियो पुश करके नोट कर लो एक बार इसको। ठीक है, और आगे आओ सवाल पे। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल हमसे क्या कहता है, CHSL में आया था ये सवाल 2018 में। बताओ, बढ़िया सवाल था वैसे, है ना, इजी सवाल था एक। अगले सवाल पे पहुंचते हैं हम। सवाल में क्या दिया है देखो भाई, सवाल में कहा है कि यदि a का x% b के y% के बराबर है, यदि a का x% b के y% के बराबर है, तो उसने पूछा क्या है, तो b का z% कितना होगा? तो b का z% कितना होगा, ये इस सवाल में उसने पूछा है। आप कहोगे जी सर, है ना, आपको b का z% निकालना, तो b का z% निकालना तो हमें b पता होना चाहिए कि b क्या होगा, है ना। b का मान निकाल लो यहाँ से, b आ रहा है, ये रहा भाई, है ना। अगर b इधर ये है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मैं इधर ये लेके जाऊंगा तो ये आएगा डिवाइड में। तो यहाँ से बनेगा ax% अपॉन में y%। किसी को समस्या है मेरे दोस्त? किसी को समस्या नहीं। आप कहोगे सर प्रतिशत से तो प्रतिशत काट लेते हैं, है ना। ax अपॉन में y, b का मान आ गया। ठीक है, b गुना में z% निकालना, b का z%, तो इसका z% निकालना है, तो गुना में क्या हो जाएगा? z% हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है मेरे दोस्त?
है ना। इजी हो गया कि नहीं हो गया। अब आप ऑप्शन मैच करवा लो ना, आपको प्रॉपर देखने के लिए ऑप्शन मैच करवा लो। ऊपर ए एक्स जेड बनना चाहिए या मतलब एक्स जेड बनना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है जिसमें वाई एक्स बन रहा है, तो वाई एक्स का कोई मतलब नहीं है, वाई नीचे आएगा। अगले में भी वाई जेड एक्स बन रहा है, तो बी फॉर बॉल जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और सी में भी एक्स वाई, ऊपर वाई का कोई काम नहीं है। और डी में अकेला वाई है ऊपर, तो वो भी नहीं होगा। आंसर, राइट आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉल होगा। ठीक है भाई, चलो एक इजी सा सवाल था ये, बिल्कुल बस बेसिक सी बातें हैं ये, हमें थोड़ी सी इधर उधर घुमाने करने और सोल्व करना है, ऑप्शन से मैच करवा लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल लगाओ सर। अगला सवाल क्या कहा है, अगला सवाल में क्या कहा है कि 25% ऑफ, मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसमें 25% ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 25% का 50% ऑफ 30%, सभी की मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाई 150 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या दिया है, 40% ऑफ 2250, 40% ऑफ 2250 मतलब ये। आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, है ना। अच्छा डाटा दिया है तो सोल्व कर लो, क्या दिक्कत है भाई। देखो 15 से 15 बार तो ये जाएगा, 15 15 225, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 15 से काटेंगे सर, 15 दूनी 30 पे ये जाएगा। बताओ क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है सर, है ना। आगे काट लो भाई, कितने पे, 1 0 से ये गया, कोई दिक्कत। और 4 से मैं काटूंगा 0.5 पे जाएगा। बताओ, ठीक, इतना तो कर ही सकते हो। 25 5 125, 5 625 भाई, 625 एक ही ऑप्शन है जिसमें 625 दिखा नजर आ रहा है, उसी को लगा दो। तो कितना आएगा इसका आंसर, 0.25%। पॉइंट डेसिमल प्रतिशत हमें क्यों देखना है भाई, जब पता है तुम्हें 625 आ रखा है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 625 दिख रहा, लगाओ आंसर। ठीक है, सोल्व नहीं करना ज़्यादा आगे पीछे, ठीक है। प्रतिशत कभी पॉइंट काउंट करने लग जाओ, कभी प्रतिशत काउंट करने लग जाओ, ऐसा करना ही नहीं। जो ऑप्शन में दे रखा है 625, ये मेंस 2000 सीजीएल मेंस 2020 में आया था ये सवाल, बताओ, है ना। नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी इसमें। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल पे पहुंचते हैं अपने। लगाओ सर अगला सवाल लगाओ। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है हमसे, एक ये अच्छा सवाल, मैं इसको बड़े अच्छे प्यार से समझाऊंगा तुम्हें, है ना। कैलकुलेशन एसबीआई क्लर्क में आया था। मैं सबसे पहले इसके ऑप्शन लिख लेता हूं, 173, 143, 151, 176। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो सवाल, उसने कहा कि 78.5% ऑफ 640, 78.5% ऑफ 640, या मैं ऐसे लिख सकता हूं गुणा में 640। आप कहोगे जी सर, ठीक है। प्लस में 36% ऑफ, प्लस में 36% ऑफ 785 में, ठीक। माइनस में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसको आप एक्स मान लो या कुछ भी मान लो, क्वेश्चन मार्क ही रख लो। आगे दिया है बराबर किसके है, 29 गुणा में 21 के साथ, 29 गुणा में 21 के बराबर है। आप कहोगे जी सर। देखो मेरे दोस्त, ये सवाल है आपके सामने। इस सवाल में आप डिजिटल सम लगा लो, है ना। डिजिटल सम क्या है, मैं इसकी स्पेशल वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। इसकी एक स्पेशल वीडियो होगी, उसमें आप डिजिटल सम को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा जितना सवाल में यूज होगा। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, डिजिटल सम वो होता है जब तक हम अंकों को ऐड करते जाएंगे तब तक वो सिंगल डिजिट में ना बन जाए। क्या भाई, अंकों को हम तब तक ऐड करते रहेंगे आपस में, है ना। आपस में अंकों को तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में ना बन जाए, ठीक है। और जितना डिजिटल सम ऊपर आए, मतलब जितना सम ऊपर बनेगा उतना ही हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे। अगर ऑप्शन में मैच करता है तो सेटिस्फाई करता है तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। और ऐसे सवाल जब कैलकुलेटिव सवाल होते हैं ना, जिनको हम यूनिट डिजिट या डिजिटल सम से बना सकते हैं, उनके अंदर आपको 100% कह सकते हैं कि एक ही ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अगर डाटा मुश्किल दे रखा है, अगर आसान डाटा होता है तो तब तो हम कर ही लेंगे गुणा भाग, है ना भाई। चलो अब इसमें देखो, तो सर हम अंकों को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये संख्या दे रखी है, जो साइन है वो साइन यूज करेंगे, डेसिमल और प्रतिशत का कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिटल सम पे। देखो यहाँ से मैंने जोड़ना शुरू किया, सर 8 और 7 15, 15 और 5 20, है ना। 20 आ गया। 20 तो सर डबल डिजिट की संख्या है, इसको फिर से ऐड कर दो। 2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से हमारे पास 2 आएगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल, ठीक। यहाँ से 6 4 10, यहाँ से तो 1 मिला, ये तो 1 हो गया, ठीक है। ये भी हट गया, यहाँ से 2 आया, मतलब इस पूरे मल्टीप्लिकेशन से कितना आया भाई डिजिटल सम हमारा, 2 आया, ठीक है। यहाँ से 6 3 9, 6 3 9 आ गया। जहाँ 9 बनता है या 0 बनो 9 बनो एक ही बात होती है, ये तो हो गया पूरा 0, ठीक है। ये 9 का मल्टीपल है तो डिजिटल सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है मेरे दोस्त। आगे दे रखा x, तो यहाँ से आया सर हमारा 2, यहाँ से आया x इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आएगा सर, 9 और 2 11, ठीक है। 9 और 2 11 आया, 11 को मैं फिर से ऐड करूंगा 2, या 9 है तो 9 को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आया 2 और यहाँ से कितना आएगा 2 और 1 3, तो टोटल कितना आया यहाँ से सर 6 आया। आप कहोगे जी सर,
ठीक है। x का मान निकालेंगे तो 6 इधर आएगा, x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा x, तो ये आ गया भाई माइनस का 4। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखें, अगर डिजिटल सम आपका नेगेटिव आता है तो उसमें +9 ऐड कर देंगे, +9 कर देंगे। तो यहां से क्या मिला सर, हमें 5 मिला। यहां से क्या मिला सर, हमें 5 मिला। ये आप दिमाग में कर लेंगे वर्बली, ठीक है, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ठीक है भाई। अभी आपको पूरी जब क्लास ले लोगे ना डिजिटल सम की, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहां से देखो 5 बना, तो सर मैं ऑप्शन में भी 5 ढूंढना शुरू कर देता हूं। देखो भाई यहाँ कितना बनेगा, 7 और 3 10 और 1 11, 11 के अंकों को ऐड करूंगा, 1 और 1 2 बनेगा, मतलब ये आंसर नहीं है। ठीक है, 4 3 7 और 1 8 बन रहा है, 5 और 1 6 और 1 7 बन, एक ही ऑप्शन बचता है जो हमारा आंसर होगा। देखो 7 और 6 13 और 1 कितना होता है, 14 होता है। 14 को मैं फिर से ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, ये इसका बिल्कुल डायरेक्ट था। डिजिटल सम आपका बहुत सारे सवालों को आसान बना देगा भाई, ठीक है ना। चलो अब आप कहोगे सर नहीं हमें तो वैसे करवाओ, तो वैसे भी मैं एक बार बता देता हूँ, इसकी कैलकुलेशन भी आसानी है ना, अगर आपका दिमाग चलता है तो। देखो एक बार मैं इसको हटा के उस तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है। ये लिख लेंगे दोबारा से, इसको हटा दो, ठीक है, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ कितना था भाई, 78.5% था, ठीक है, और 640 प्लस में 36% ऑफ 785 माइनस x। देखो भाई ये 78.5 है, मतलब 785 है। सर यहाँ भी मुझे 785 दिख रहा है, आप कहोगे जी सर बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो हमने सीखा था एक कॉन्सेप्ट कि मैं प्रतिशत को डेसिमल को इधर उधर शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, वो बराबर होती है। अगर मैं प्रतिशत यहाँ ना लगा के 36% ना लगा के मैं ऐसे नहीं लिख सकता भाई 785%, आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 78.5 था, तो मैं यहाँ भी 78.5 बनाऊंगा, तो यहाँ डेसिमल लगाऊंगा तो 1 0 आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आप कहोगे जी सर इसमें कोई समस्या नहीं है हमें, ठीक। अब देखो यहाँ भी 78.5% है, यहाँ भी 78.5%। हमने इसलिए किया है क्योंकि कॉमन आ सकता है अभी। देखो यहाँ से आएगा 78.5%, 78.5%, अंदर कितना होगा भाई 640, प्लस में कितना होगा 360 होगा, ठीक है, माइनस का x इजिकल टू, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 29 एक कम 29 और 29 दूनी 58, 58 2 कितना हो जाएगा सर 609 हो गया सर यहाँ से, ठीक है भाई। अब देखो सर ये कितना हो गया, 64 36 100 होता है, 107 है इसके, तो ये तो बनेगा 1000, 1000 से प्रतिशत गया, डेसिमल गया, ठीक है। यहाँ मिला 785, यहाँ 609, ठीक है। x उधर लेके जाएंगे, 609 इधर आएगा, तो x का मान कितना आएगा, 785 में 609 घटाऊंगा मैं, तो कितना आएगा 176 आएगा मेरे दोस्तों। ये इसका क्या हुआ, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई दोनों चीजें, है ना। सॉल्यूशन भी करवा दिया मैंने और डिजिटल सम से भी बता दिया, ठीक है। आप कहोगे जी सर बहुत मजा आ गया, है ना। चलो इस सवाल को हटाओ भाई, ठीक है। ये थी हमारी सवालों की जो शुरुआत में जो हमने बेसिक पढ़े हैं वो चीज़ें। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर। अब हम कमी और वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि भाई कोई चीज़ें कम या ज़्यादा कैसे होती हैं, उन चीज़ों को एक बार फिर से देख लेते हैं और फिर उन पे अच्छे हम सवाल भी लगाएंगे, ठीक है भाई। फिर उन पे अच्छे हम सवाल भी लगाएंगे। चिंता मत करो, हर चीज़ सिखाई जाएगी, है मेरे दोस्त, हर चीज़ सिखाई जाएगी, डोंट वरी। एक मिनट भाई, चलो इसको हटा देते हैं और फिर हम आज सीखते हैं प्रतिशत में वृद्धि या कमी कैसे करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। बड़े ध्यान से बड़े प्यार से समझना इन चीज़ों को, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, है ना। प्रतिशत में ये हमें पता होना चाहिए और ये काफ़ी यूज भी होता है, ठीक है। चलो देखो मैं कहता हूँ कि किसी संख्या को 30% बढ़ाया गया, किसी संख्या को 30% बढ़ाया गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर ओवरऑल जो संख्या होती है, कोई भी संख्या होती है, मैं बात करता हूँ इनिशियल संख्या की, है ना। सबसे पहले इनिशियल मतलब वो शुरुआत में कितनी थी और अब कितनी हो जाएगी 30% बढ़ाने के बाद, ये चीज़ें, है ना। अब आपने सर कहा कि संख्या को 30% बढ़ाएगा, तो ओवरऑल जो संख्या कितनी होती है 100% होती है, ठीक। कितनी होती है सर 100% होती है। आप कहोगे जी सर उसको 30% बढ़ाया गया है, 30% बढ़ाया गया मतलब 100 का 30% कितना होगा 30 ही होगा। 30 बढ़ेगी संख्या तो कितनी हो जाएगी, बढ़ के 130% हो जाएगी। आप कहोगे जी सर ठीक है, कितना हो जाएगी 100 को अगर मैं 30% बढ़ाऊंगा तो 130 हो जाएगी वो। आप कहोगे जी सर, मैं आपको कहता हूं भाई कितना गुना हो गई है भाई, पहले इनिशियल संख्या से कितना गुना हो गई, तो आप नहीं देख पा रहे कितना गुना होगी, 1.3 गुना होगी कि नहीं होगी। इतना तो समझ पाते हो, इतना तो सोच पाते हो, है ना। इसी को क्या बोला जाता है मेरे दोस्त, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहा जाता है, या मैं कहूँ स्केलिंग फैक्टर कहा जाता है इसी को।
इसी को क्या कहा जाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, स्केलिंग फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो होता है कि किसी संख्या या कोई संख्या, ठीक है, खुद की कितना गुना हो गई, है ना। शुरुआत में वो संख्या कितनी थी, अब वो कितना गुना हो गई, उसी चीज को बोला जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मैंने शुरुआत में परसेंटेज शुरू किया था, उस क्लास में बताया था कि हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में भी और डेसिमल में भी लिख सकते हैं। मैं सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे बनती है। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये कहोगे सर आप ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या सिस्टम है। देखो, कोई भी संख्या होती है 100% होती है, आप कहोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब उस संख्या को 30% बढ़ाया गया है, उस संख्या को 30% बढ़ाया गया है, तो संख्या 30% बढ़ेगी तो 100 में जुड़ के बढ़ेगी ना, तो 100 होगा, पहली संख्या ये है। चेंज क्या होगा है भाई, चेंज क्या आएगा कि सर 100 का 30%, 100 का 30%। आप कहोगे जी सर 100 का 30%, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 100 में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। 100 में यहाँ से कॉमन हुआ तो यहाँ तो आ गया 100 भाई, और यहाँ कितना आएगा 1, प्लस में यहाँ होगा 30% हमारा, यहाँ क्या होगा 30%। यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे दोस्त। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो। अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब क्या हुआ, और थोड़ा हम इसमें डीप जाते हैं। डीप जाने का मतलब ये कि प्रतिशत, देखो मैं इसी इसको उठा लेता हूँ एक बार के लिए। 30% का मतलब क्या होता है, 30% आप कहोगे सर प्रतिशत का मैं बटे 100 कर लूँ, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। अब देखो एलसीएम अगर मैं लेता हूँ, एलसीएम मैंने लिया 100, तो यहाँ आएगा 100 आपके पास में, प्लस में कितना होगा, कितना होगा प्लस में 30 होगा, तो ये कितनी बनेगी संख्या 130/100 बनेगी। ये संख्या कितनी होगी 30/100 हो गई। यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे दोस्त। यहाँ कैसे पता लगा हमें कितना, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, और डेसिमल लगाएंगे तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि नीचे 10 है भाई। समझ में आई ये बात। अब यही जो चीज़ है वो ये क्या, ये नहीं है वो, है भाई, यही तो होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो ऐसे बनता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आई ये बात, ठीक। आप कहोगे जी सर। चलो अब मैं इसको थोड़ा फ्रैक्शन मेथड से कैसे समझता है, फ्रैक्शन मेथड से भी समझाऊंगा इसको। चलो देखो भैया, मैंने कहा 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 3/10। फ्रैक्शन वैल्यू तो निकाल सकते हो है भाई, प्रतिशत हटा देंगे फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। प्रतिशत का बटे 100 किया तो 3/10 आ गया हमारे पास। आप कहोगे जी सर, है ना। ये जो संख्या होती है ये इनिशियल होती है, इसको हम बोलते हैं बेस वैल्यू। ये क्या होती है मेरे दोस्त, ये होती है बेस वैल्यू हमारे पास, ठीक है। और जो ऊपर लिखा होता है ये हमेशा चेंज होता है। ये कितना होता है भाई, ये चेंज होता है, ठीक है। मतलब इनिशियल में संख्या, है ना, शुरुआत में संख्या अगर 10 थी, है ना, 10 का 30% अगर मैं निकालूंगा तो 30% 3 ही आएगा। 10 का 30% ही 3 है, कहने का मतलब ये हुआ। तो अगर इनिशियल संख्या 10 थी, ठीक है, 3 बढ़ेगी तो संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। ये रेशियो हो गया हमारा, ठीक है मेरे दोस्त, ये रेशियो हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि सर ये जो संख्या है ये कितना गुना होगी, ये 13/10 गुना नहीं होगी, 13/10 गुना नहीं होगी, ये 13/10 और 1.3 एक ही तो बात है मेरे दोस्त। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। एक बार इसको देखो अच्छे से, 1 मिनट। हो गया। चलो आगे की कहानी देखो। अब इसमें इसी में देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि सर किसी संख्या में 28% की कमी होगी, तो आप देखते लगा दोगे 28% की कमी हुई है सर, मतलब ओरिजिनल संख्या हमारे पास कितना होती है 100% होती है। ओरिजिनल संख्या 100% होती है, उसमें 28% की कमी होगी, मतलब 100 पे। 100 हम इसलिए मानते हैं बेस वैल्यू 100 इसलिए है कि 100 पे, ठीक है, जितना बढ़ता है प्रतिशत उतना ऐड करके लिख दो, जितने की कमी आती है उतना कम करके लिख दो, है ना, क्योंकि 100 से प्रतिशत कट जाता है, वो जो वैल्यू चेंज होता है वही बचता है, ठीक है मेरे दोस्त। आप कहोगे जी सर, ठीक। तो -28%, कहने का मतलब क्या है कि किसी संख्या को मैंने 28% कम किया है, तो 100 में 28% की कमी करूंगा तो वो संख्या कितनी बचेगी सर, वो 72 बचेगी, ठीक है। आप कहोगे जी सर। अब मैं कहता हूं आपसे, कितना गुना हो गई भाई अपनी संख्या का, है ना, ओरिजिनल से कितना गुना हो गई, ये तो आप कहोगे सर ये तो 0.72 हो गई, है ना। यही क्या है मेरे दोस्त, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो फ्रैक्शन क्या होती है, 28% की फ्रैक्शन होती है 7/25।
है भाई 7/25। ठीक है, ये तो बेस वैल्यू है और ऊपर क्या लिखा है, ये चेंज है। ठीक है, तो आप कहोगे सर अगर संख्या पहले 25 थी, 7 की कमी आएगी उसमें, तो 7 की कमी होगी तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो कितना गुना होगी, आप कहोगे सर ये तो 18/25 गुना होगी। ये तो कितना गुना होगी सर, 18/25 गुना हो गई। तो 18/25 कहूँ या मैं 0.72 कहूँ, बात तो एक ही है मेरे दोस्त, बात तो एक ही है भाई। ये कैसे आया इसको भी समझ लो। ठीक है, ऊपर वाला हटाता हूँ मैं एक बार, ऊपर करते हैं इस चीज को। देखो उसने कहा कि 100% है ना, 100% कोई संख्या थी, उसमें 28% की कमी कर दी तो आ गया 72। अभी मैंने बताया था आपको क्या भाई, अगर कोई संख्या 100 है, कोई संख्या 100 है तो उसको क्या करना है, 28% की कमी करनी है। तो उस संख्या जो बढ़ेगी वो क्या होगी, 100 पे ही तो होगी कमी। 100 माइनस 100 का कितना भाई, 28%, माइनस 100 का 28%। ठीक है मेरे दोस्त, यहां से हमने 100 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन ले लिया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बचेगा, 1 माइनस 28%, 1 माइनस 28%। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, पहले वाली कहानी बन गई कि नहीं मेरे भाई, है ना। अगर मैं प्रतिशत हटाता हूं तो प्रतिशत हटाने की वजह से मैं नीचे बटे 100 लेके आऊंगा, तो यहाँ क्या होगा, 100 ऊपर जाएगा, 100 में से 28 गया तो 72/100 होगा, 72/100 होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अब 2 डेसिमल है ना, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, नीचे 100 हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा मेरे दोस्त। तो ये क्या हो गया, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है मेरे दोस्त, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है भाई दोस्त। चलो ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाइंग चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट है छोटा सा। ठीक है, चेंज कैसे करना है, किसी संख्या को बढ़ाना है, किसी संख्या को कम करना है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, वेरिएबल से समझाता हूँ आपको बेसिक से, जो इसका बेसिक है वो क्या है। देखो मैंने कहा कि आपकी पॉकेट में k रुपया, कितने हैं भाई, k रुपए। आपकी पॉकेट में कितने रुपए हैं, k रुपए। ठीक है, मैंने कहा आपकी पॉकेट में k रुपए थे, मैंने कहा कि इसको 20% बढ़ा दिया, इसको मैंने 20% बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा ये, हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते है भाई, k का कितना गुना हो जाएगा, अगर मैं इसको 20% बढ़ाऊंगा तो k का कितना गुना हो जाएगा, k का 120% होगा कि नहीं होगा, है भाई। k का 1 + 20% होगा कि नहीं होगा। कैसे हुआ ये सर, k प्लस में k का 20% ही तो करना था मैं, है भाई, k प्लस में k का 20% ही करना था। आप कहोगे जी सर, अब ये देखो मैंने k यहाँ से कॉमन ले लिया तो आ गया अंदर कितना, 1 प्लस में 20%, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। या मैं इसको ऐसे कहूँ 20/100 लिख के, है ना, तो 120/100 नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। एक ही बात है, ठीक है मेरे दोस्त, एक ही बात है। या इसको देखो किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, या तो 120/100 लिखो, या 1 0 से 1 0 काटा, 2 6 12, 2 5 10, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है, अगर डेसिमल की बात करूं तो k गुना में कितना गुना हो जाएगा, है भाई, पॉइंट लग जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1.2 गुना हो जाएगा। तीनों ही फॉर्म बता दी मैंने, ये डेसिमल फॉर्म होगी इसकी, ये फ्रैक्शन फॉर्म होगी, और ये क्या होगी भाई, प्रतिशत फॉर्म होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे इस बात को, समझे कि नहीं मेरे दोस्त। चलो आप कहोगे जी सर ये हमें अच्छे से समझ में आ गई ये चीज़। ठीक है, अगर आ गई तो हम आगे की कहानी देखो अब। ठीक है, कोई भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, आप जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके करते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। देखो यहाँ देखो मेरे दोस्त, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या अगर किसी संख्या को या किसी संख्या को मान लो, या आप कह दो कि पॉकेट में आपके इतने रुपए थे, रुपए को मान लो, है ना भाई, 100 रुपए थे आपकी पॉकेट में। आप कहोगे जी सर ठीक है 100 रुपए थे, मैंने कहा कि मैंने 30% रुपए बढ़ा दिया आपके, है ना, मैंने 30%, मैंने आपको कुछ रुपए दिए और आपकी पॉकेट में 30% रुपए बढ़ गए। ठीक है, तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 130। तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए हो गए, कितने रुपए हो गए भाई, 130 हो गए। तो कितने गुना हो गए, आप कहोगे सर अब तो हम निकाल सकते हैं, कितने गुना हो गए, 1.3 गुना हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। चलो ठीक है, ये कहानी है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। तो कितना गुना होगी, या इसको मैं लिखूँ 13/10 लिख सकता हूँ मैं, इसको क्या दिक्कत है, ये फ्रैक्शन में हो गया, ये डेसिमल में हो गया। और अगर प्रतिशत की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, वो 130%। कितना हो जाएगा, 130%। समझ में आई बात, अरे समझ में आई कि नहीं आई। कोई संख्या अपने आप का कितना हो गई, 130% हो गई। 100 का 130% 130 ही होता है। आप कहोगे जी सर, देखो अगर प्रतिशत में डाटा दे रखा है, आसान डाटा दे रखा है, तो हम उसको कैसे सोल्व कर लेंगे, 100 मान के सोल्व कर लेंगे, या ऐसे फ्रैक्शन मान के सोल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर डाटा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है तो आप फ्रैक्शन से ही सोल्व करेंगे, रेशियो से ही सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। जैसे मैंने आपसे कहा
जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई संख्या 46 सही 2/3% बढ़ाई गई, कोई संख्या 46 सही 2/3% बढ़ाई गई। आप कहोगे जी सर, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स आ गया ना, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन है ये, मतलब ठीक है आसान फ्रैक्शन नहीं है, तो हम इनको हमेशा किससे नहीं, प्रतिशत जो दे रखी है ना, इसमें हम क्या करेंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे या हम इसको यूनिट से सोल्व करेंगे। तो हम जब फ्रैक्शन बनाएंगे इसकी, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 46 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 7/12 कितनी होती है, 7/15 सॉरी, कितनी होती है, 7/15 होती है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल अच्छी बात है, तो हमें समझ में आ रही है कतई, है ना, 7/15 होती है। मतलब अगर इनिशियल संख्या कितना थी हमारे पास, 15 यूनिट थी, 7 बढ़ेगी, है ना, 15 का 46 सही 2/3% निकालेंगे तो 7 ही होता है, तो 7 बढ़ेगी तो संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी सर, 22 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कितना गुना होगी ये, 22/15 गुना होगी कि नहीं होगी, ये 22/15 गुना होगी कि नहीं होगी। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो इस चीज़ को, तो ये ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं चैप्टर में आगे हर जगह घुसा दूंगा, तो आपको यही सीख लेना कि चीज़ क्या है, कोई संख्या अपने आप की कितनी गुना हो रही है, वही वैल्यू जो होती है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होती है। समझ में आई मेरे दोस्त? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गई, ये बात हमारी क्लियर है। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू दे रखी हो, प्रतिशत दे रखा हो, तो आप प्रतिशत में ही सोल्व कर लेंगे, और यदि आपको ये दे रखी हो, कॉम्प्लिकेटेड दे रखा हो, तो आप फ्रैक्शन बना के उसको फ्रैक्शन से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों ही तरीके बेस्ट है अपने आप में। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक सवाल दिया आपको, किसी संख्या में 36.36% की कमी करने पर, किसी संख्या में 36.36% की कमी करने पर वह संख्या 343 हो जाती है, वह संख्या 343 हो जाती है। तो बताइए मूल संख्या क्या थी। ठीक है, तो आप कहोगे जी सर अभी बता देते हैं। देखो ये 36.36% है ना, कितना है भाई, 36.36% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो भाई, सभी लिखेंगे अपनी कॉपी में। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, कितना होता है भाई, ये 4/11 होता है। आप कहोगे जी सर ठीक है, कितना होता है, 4/11 होता है। कमी हुई है तो मैं कमी लगा लूंगा चेंज में। ठीक, मतलब इनिशियल संख्या अगर हमारी 11 थी, 4 की कमी होगी तो संख्या बच कितनी गई, अब 7 यूनिट बच गई। अब संख्या कितनी बची, 7 यूनिट। 11 यूनिट संख्या थी, 7 यूनिट बच गई, लेकिन सवाल में क्या कहा है, कितनी बच गई, 343। तो 60 यूनिट की वैल्यू 343 है, कितना गुना है मेरे दोस्त, ये 49 गुना है। कितना गुना है, 49 गुना। रेशियो में जितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर इधर यूज हुआ है उतनी मल्टीप्लाई इधर कर दो। अगर ये 49 गुना है तो ये भी कितनी रही होगी, 49 गुना रही होगी, है ना। 11 49 की ना, 11 की 49 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 4 13 है ना भाई, मतलब बीच में जो डिजिट है वो 13 का बनना चाहिए। 3 बनेगा, इधर 9 आएगा, 4 रे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 539। ये गुना करने का तरीका है। ठीक है, 11 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका सम ही क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है, और उस सम को ऐड कर दिया। ठीक है, 9 और 4 कितना बनता है, 13 बनता है ना मेरे दोस्त। तो बस आपको ऐड कर देना है 13 को। ठीक है, कितना आ जाएगा, 539। ठीक है मेरे दोस्त, कोई समस्या है तो बताओ मुझे। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा एक सवाल है, इसी वैरायटी के ऊपर हम सवाल करने वाले हैं। अब चलो सवालों पे आते हैं। ये आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह भी गया है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सर सवाल लगाइए अब इसके बेस पे बच्चों के लिए जल्दी से। इसी टाइप के हम 2-4 सवाल करेंगे। ठीक है, चलो सवाल आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से पढ़ो सवाल को। क्या कहा है, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर 1914 हो जाती है, उसके ऑप्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, 2220। ठीक है, 1650 दे रखा है, एक ऑप्शन है 2010 है, एक ऑप्शन है 1780। आप कहोगे जी सर ठीक है। उसने सवाल में क्या कहा कि सर एक संख्या जो है 16% बढ़ाने पर, एक संख्या 16% बढ़ाने पर, अब आप ये नहीं लिखेंगे कि संख्या 100 थी, है ना, उसको 16% बढ़ाएंगे, ये सारा प्रोसेस नहीं करना है आपको। डायरेक्ट चीज़ें सीखनी है। कैसे, कोई संख्या 16% बढ़ गई तो वो कितना हो जाएगी, बढ़ के 116% नहीं हो जाएगी भाई। ओरिजिनल संख्या क्या थी हमारे पास, 100% थी, 16% बढ़ाया उसको तो कितना हो जाएगी, 116%। लेकिन सवाल में क्या कहा है कि बढ़ने के बाद कितनी हो जाती है, सर वो 1914 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1914 हो जाती है। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल हमें समझ में आ गई बात। ठीक है, देखो अगर मैं डिजिटल सम से बनाऊं, डिजिटल सम से बना सकते हो, और वैसे मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाइंग निकालना चाहो भाई कितना गुना है ये, तो वो भी निकाल सकते हो। दोनों ही बता देता हूं मैं। देखो भाई 116% की वैल्यू 1914 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1/116 होगी कि नहीं होगी। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगा, 100 गुणा में हो जाएगा। आप कहोगे जी सर डिजिटल सम लगा लो, नीचे बनेगा 6 और 2 8, ऊपर बनेगा
9 तो हटा ही देंगे, 4 2 6, ठीक है। जब नीचे फ्रैक्शन में आ जाती है ना तो ठीक है, नीचे हम 1 बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप कहोगे जी सर 8 8 64, 6 4 10 बनेगा, नहीं नीचे कितना बन गया, 1 बन गया, हटाओ इसको, ऊपर कितना बना 8 6 48, 48 मतलब 8 4 12, 12 का कितना बनेगा 3, मतलब 3 डिजिटल सम ढूंढ लो आप सवाल में, 3 जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। देखो क्या भाई, इसमें देखो 2 और 2 4 2 6, ये नहीं है 6 बन रहा, 6 और 5 11 और 1 12 और 1 13 इसमें बन रहा है, ये आंसर होगा। ये 2 और 1 3 इसमें भी बन रहा है, ये भी हो सकता है। 8 7 15 1 16 ये नहीं बनेगा, ठीक है। 2 ऑप्शन में फंस गए, अब 2 ऑप्शन में फंस गए तो थोड़ा सा जुगाड़बाजी भी कर लो, है भाई, थोड़ा सा जुगाड़बाजी भी कर लो। देखो 11 से अगर मैं 1900 को डिवाइड करता हूँ, 11 से अगर मैं 1900 को डिवाइड करता हूँ तो 11 1 कम 11 पे जाएगा, ना कि 11 दूनी 22 पे जाएगा। 22 तो बहुत ज़्यादा चला गया, तो 22 2 के नज़दीक नहीं जाएगा, एक ही ऑप्शन है जो आंसर होगा। समझ में आई ये कहानी? मेरे दोस्त समझ में आया कि नहीं है? आप डायरेक्ट लिख सकते थे इस वाली चीज़ को, है ना, दिमाग में आप डिजिटल सम लगा सकते हैं बहुत तेज, ये आएगी आपकी प्रैक्टिस करने से। ऐसे नहीं कि आप देखते ही प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस जरूरी है मेरे बच्चे, प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये चीज़ें जल्दी करने में मजा आएगा। अब मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ इसका, काट पीट के किया है, अब तो हमने डिजिटल सम लगाया है, अब थोड़ा वैसे देख लो, है भाई, कैसे भी कर लो, सवालों को 36 तरीके होते हैं बनाने के। 1914 ही था ना ये, है भाई, 1914 हो जाती। देखो 116% की वैल्यू 1914, तो मैं 116 को इससे डिवाइड करूंगा, 1% की वैल्यू निकालूंगा, या मैं कहूँ कि कितना गुना है ये, है ना, तो 116 1 कम 116 पे जाएगा, 116 1 कम 116, 91 में 16 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 91 में 16 घटा दो, ठीक है, तो 91 में 16 घटाएंगे तो 11 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, और 8 में 1 जाएगा, कितना बचेगा भाई, 8 में 1 जाएगा तो 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। आप आगे वाले डिजिट उतारेंगे 54, अब कितने पे जाएगा ये, देखो 11 6 66 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 66 पे जाएगा, ठीक है, तो 16 6 96 696 बनता है, 116 6 कितना बनता है 696 बनता है। आप कहोगे जी सर, अब 14 में 6 का कितना बचेगा 8 बचेगा, और 14 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। अब डेसिमल लगेगा सर, एक जीरो उतारेंगे हम, ये डिवाइड जो बचपन में करते थे वो वाली चीज़ है ये, है ना, 16 5 80 होता ही कितना आएगा 16.5 गुना होगा। तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100% भी कितनी हो जाएगी भाई 16.5 गुना हो जाएगी, 16.5 गुना होगी तो आंसर कितना आएगा 1650 आएगा। आप कहोगे जी सर, ठीक है, ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई, है ना। छापो इसको जल्दी से सवाल को, फिर हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, है ना, क्योंकि स्पीड का ही काम है दोस्त मैथ में, स्लो स्लो करोगे तो कोई पूछेगा नहीं फिर तुमको, ठीक है। हो गया नोट, चलो मैं हटा देता हूँ इसको, अगला सवाल लगवाते हैं, ठीक, चलो लगाओ सर अगला सवाल लगाओ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, देखो भाई जल्दी से। उसने कहा कि जब किसी संख्या को, है ना, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, मैं एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ इसके यहाँ पे 675, ठीक है, क्योंकि सीट आपके पास अपलोड होती है, ठीक है भाई। चले चलो, कि जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है, ठीक है, जब किसी संख्या को, मैं डायरेक्ट करता हूं, जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया गया, है ना, कोई संख्या थी उसको 216 से बढ़ाया गया, ठीक है, तो यह स्वयं की 140% हो जाती है, स्वयं की 140%। कोई भी संख्या मानो 100% होती है, कोई भी संख्या कितना होती है 100% होती है, इसका 140% हो जाती है। 140% मतलब प्रतिशत से प्रतिशत गया, कितना हो जाएगा 140, मतलब कोई संख्या अगर 100 थी वो कितना होगी 140 होगी, स्वयं की 140% हो गई। आप कहोगे जी सर, ये समझ में आया कि नहीं है, 100 140, ठीक। अब देखो सर, ये 100 थी, ये कितना हो गई 40 हो गई, कितना बढ़ी है ये 40 बढ़ी है, कितना यूनिट बढ़ी है भाई 40% बढ़ी है, ठीक है। प्रतिशत लगाना चाहो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लगाओगे कोई नहीं चलेगा, ठीक है। कितना बढ़ी है सर 40% बढ़ी, तो 40% बढ़ी है, लेकिन सवाल में क्या कहा है, यूनिट में 216 गई है, तो इस 40% की वैल्यू ही क्या दे रखी है 216 दे रखी है। तो कितना गुना है भैया, तो तुम निकाल ही सकते हो, 4 5 20 और 4 4 16 है भाई, कितना गुना है 5.4 गुना है। 100% निकालेंगे 5.4 गुना है, एक ही ऑप्शन बचेगा, दोनों तीनों बाहर हो जाएंगे, एक ही होगा 540 में, पॉइंट से एक डेसिमल जाएगा। 100% निकालना है तो 100% भी कितना हो जाएगा 5.4 गुना होगा, देखते लगा दो ना 540 एक ही हो, ठीक है मेरे दोस्त। आप कहोगे जी सर ये चीज़ हमारी क्लियर होती जा रही है, ठीक है। छापो इसको जल्दी से, करना ऐसे ही है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। ये भी हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, आगे आगे देखते जाओ तुम होता है क्या, ठीक है, बने रहो हमारे साथ, देखते जाओ मज़ा कैसे आता है सवालों में और कैसे उड़ाते हैं फिर उनको। अगले सवाल पे बढ़ते हैं जल्दी से, ये नोट करो, अगले सवाल की तरफ लगाओ सर, सीट लगाओ। ये सवाल जो है CPO 2017 में आया था, है भाई,
एक इजी सा सवाल है, ज़्यादा हैवी सवाल तो हम कर ही नहीं रहे, है ना, कर ही नहीं रहे भाई ज़्यादा हैवी सवाल। तो हैवी सवाल करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। इजी देख के ऐसा मत करो सर बहुत इजी इजी सवाल चल रहे हैं, इजी करने पड़ते हैं, है ना। इजी से ही शुरुआत होती है, एकदम से मैं लगा देता सीट में तुम्हें अच्छे अच्छे सवाल तो तुम्हारी हवा टाइट हो जाती, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो धीरे धीरे बढ़ते चलो, धीरे धीरे सवालों को करते चलो, ठीक है। अगला सवाल, यदि एक संख्या का 25%, यदि एक संख्या का 25% 6 है, एक संख्या का 25% 6 है, 25% का मतलब प्रतिशत में लिखो तो प्रतिशत में लिख लो, फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो फ्रैक्शन में लिख लो। उसने कहा कि एक संख्या का 25% होता है 1/4, है ना। किसी संख्या का 25% 6 है, ठीक है भाई, 25% 6 है, मतलब अगर संख्या 4 है तो जो वो है 1 यूनिट जो है वो 6 के बराबर है। उसने कहा ना 25% 6 है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 दे रखी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये 6 गुना है तो ये भी 6 गुना हो जाएगा, 4 से कितना हुआ 24, मतलब ओरिजिनल संख्या कितनी है, उस संख्या का 100% कितना आएगा। 25% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई, या मैं कहूँ 1 यूनिट 6 के बराबर है, 4 यूनिट 24 के बराबर होगी। आई बात समझ में? आप कहोगे जी सर। अब आगे क्या कहा है उस सवाल ने, आगे कहा है कि जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक हो, वह संख्या ज्ञात करनी जो प्रारंभिक संख्या से 50% अधिक हो। 50% मतलब इसका 50% 12 होगा, 12 बढ़ा दो उसको, है भाई, 12 बढ़ेगी तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 36। आप कहोगे जी सर, कोई समस्या ही नहीं है, वेरी वेरी इजी सवाल, ठीक है। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। फ्रैक्शन में इसलिए ले लेते हैं क्योंकि डाटा जो होता है बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, और छोटा डाटा बनाने में जल्दी हमारे सवाल बन जाते हैं, टाइम नहीं लगता, ठीक है मेरे दोस्त। अब बताओ अगला सवाल पे आए, चलो तुम्हें अगले सवाल पे, ठीक है। एक बढ़िया सा सवाल करवाते हैं आपको, ठीक है। लिखो, यदि किसी संख्या का, लगाओ सर सवाल लगाओ, यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3%, यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% जो है उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है, उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 मिलता है। या मैं किसी ऐसे कहूँ कि एक संख्या में 58 से 1/3% की कमी की जाती है तो हमें 640 मिलता है। कितना मिलता है? 640। तो मूल संख्या का, है ना, तो मूल संख्या का मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन से बनाऊंगा ये सवाल, ठीक है। सारे ही ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन वाले सवाल बनाने में अलग ही स्पीड होती है, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो, है मेरे दोस्त, क्यों चक्कर में पड़े हो। सॉल्यूशन थोड़ी करना है हमें, कैलकुलेशन थोड़ी करनी है। पेपर थोड़ी देख रहा है कि आप कैलकुलेशन कर रहे हो या नहीं, या कंप्यूटर स्क्रीन आपसे बाहर निकल के देख रही है, बच्चा कैलकुलेशन करेगा तो ही इसका सही आंसर दिलवाएंगे, नहीं तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, है ना मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कंप्यूटर हैंग नहीं होगा, बस आपको जुगाड़बाजी कैसे भी करके आपको सवाल जल्दी बनाना है, ठीक है। तो देखो अब, तो मूल संख्या का, जो मूल संख्या आएगी उसका 131 सही 1/4% हमें निकालना है, कितना होगा, ठीक है। मैंने सारा डाटा लिख दिया है यहाँ पे, अब देखो सोल्व करते हैं, ठीक है। 58 सही 1/3, मुझे जल्दी से कौन बताएगा कि 58 सही 1/3 कितना होता है। 58 सही 1/3, देखो इसको देख पा रहे हो आप, ये वाली चीज़ देख पा रहे हो। 8 सही 1/3 आपने पढ़ा था, आप कहोगे सर 1/12 होता है, और ये बनेगा 50 + 8 सही 1/3%, तो 50% कितना होता है 1/2 होता है ना। 7/12 हुआ कि नहीं हुआ, आप कहोगे जी सर। ये किसकी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 7/12 होगी, आप कहोगे जी सर। अगर कोई संख्या शुरुआत में कितनी थी 12 यूनिट थी, 7 की कमी होगी, उस संख्या में 7 की कमी होगी तो बचेगी कितनी 5 यूनिट बचेगी कि नहीं। लेकिन सवाल में क्या कहा है, हमें कितना मिलती है 640 मिलता है हमें, तो 640 कितना गुना है भाई, इस यूनिट से कितना गुना है, तो देखो 5 × 5 पे काटेंगे, है भाई, 5 × 5 और 5 दूनी 10, 5 8 40, 128 5 कितना होता है 640 होता है। आप कहोगे सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं, हमें बिल्कुल समझ में आ गया, है ना मेरे दोस्त। तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 128 है ना, 5 यूनिट की वैल्यू 640 है, कितना गुना है 128 गुना है, तो जो ओरिजिनल संख्या होगी वो भी 128 गुना होगी, ओरिजिनल संख्या होगी वो भी 128 गुना होगी। तो क्या आ गई भाई, ओरिजिनल संख्या जो है 128 गुना में क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मूल संख्या ये है, आपको गुना मत करो, ऐसे एज इट इज रख लो इसको। मूल संख्या सर ये है हमारे पास, है ना, मूल संख्या आ गई है। इस मूल संख्या का 131 सही 1/4% निकालना है। 131 सही, मैं इसको लिख सकता हूँ 125 प्लस में 6 से 1/4%, 6 से 1/4% 1/16 होता है, और 125 कितना होता है 5/4 होता है। आप कहोगे जी सर, ठीक है। तो ये कितना आ गया है भाई, नीचे बेस सेम बना लो, मैं नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं तुम्हें हर चीज़ बता रहा हूं अब तो शुरुआत में, ठीक है, तो चिंता मत करो किसी बात की भी। तो 5 × 20 21 बटा कितना होगा, 16 होगा। तो हमें निकालना क्या है, इस संख्या का 21/16 निकालना है, ठीक है, इस संख्या का 21/16 निकालना है। आप कहोगे जी सर। देखो जो कटता है वो काट लो, 16 × 8 = 128,
आप कहोगे जी सर, तो 8 दूनी 16, 6 यूनिट डिजिट, और 6 की मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा। ठीक है, तो 6 यूनिट ढूंढ लो, ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन है जिसमें है ना ये है। ठीक है, तो तीनों बाहर हो जाएंगे, एक ही ऑप्शन है जो आंसर होगा, खत्म। ठीक है, गुणा भाग तो करना ही नहीं ज़्यादा। ठीक है, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही गुणा भाग करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। आप कहोगे जी सर। ठीक है, चलो और बताओ, मज़ा आया कि नहीं आया क्लास में, ये बताओ। है भाई दोस्त, ऐसे मज़ा आता रहेगा, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें, मतलब फास्ट हम तब करेंगे जब आप लय में आ जाएगा हमारे साथ, है ना। 7-8 दिन और हम पढ़ेंगे ऐसे ही धीरे धीरे, बिल्कुल, है ना, छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करते हुए। उसके बाद में हम बिल्कुल स्पीड में आ जाएंगे, तुम भी हमारे साथ स्पीड में आ जाओगे। ठीक है, तो शुरुआत में बिल्कुल ईजी ईजी सवाल हम करवा रहे हैं। ठीक है, और ये ईजी सवाल हैं, वे भी किस में आ रहे हैं, वो भी पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, पेपर में आए हुए सवाल हैं ये। ठीक है मेरे दोस्त, तो इजी है, इजी तरीके से ही पढ़ना है हमें। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल वाली कोई बात है नहीं, और घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप हमसे जुड़ गए हैं। ठीक है, तो मज़ा आएगा सफ़र में, तो पढ़ते रहिए। और डिजिटल सम वाली वीडियो हम जल्दी अपलोड करवा देंगे आपके सामने। ठीक है, आप उसको भी एक बार क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी कैलकुलेशन में। ठीक है मेरे दोस्त, और एक ये जो हम प्रैक्टिस सेशन है वो जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर आपके सामने, जो प्रीवियस हमारे जो नए नए सवाल हैं, ठीक है, उनकी हम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। ठीक है, उसकी क्लास भी मैं आपको दूंगा, तो प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ में, और टॉपिक वाइज भी पढ़ते रहना है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, चलो, तो खुश रहो, पढ़ते रहो, ऐसे ही मज़े में रहो। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टेक केयर, बाय।